हम लोग फलन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस फलन में आपको परिभाषा बता दी गई है फलन के बारे में और दो फलन बताए थे, एक तत्समक फलन बताया था और एक अचर फलन के बारे में बताया था। उन दो फलनों के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे उसी के आगे कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। फलन समझ जाएंगे तो आगे की कक्षाओं में आपको फायदा होगा। तो पहला जो स्पेशल फंक्शन दिया है आपकी बुक में वो है बहुपदीय फलन। ठीक, बहुपदीय फलन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि बहुपदीय फलन होते क्या हैं। आप जनरली किसी फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं वाई द फंक्शन ऑफ एक्स, तो आपको यही बताना है कि ये फंक्शन किस रूप में लिखा जाएगा कि हम उसे बहुपद कहेंगे। तो आपने जब छोटी कक्षा में पढ़ा होगा तो आपसे कहा होगा बहुपदों के गुणनखंड करिए या बहुपदों के शून्यक फाइंड आउट करिए। इस तरह के प्रश्न आपने हल करें तो आप इतना शायद समझते होगे कि ये एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या आप ये समझते होगे कि x प्लस 3 भी बहुपद है। ठीक, और खाली 3 लिख दूंगा तो आप फिर डाउट हो जाएगा कि आप बहुपद है या नहीं है। तो अब बहुपद को क्लियर करवाते हैं यहाँ पर को। तो जनरल जो डेफिनेशन है ये आपने लिखा द्विघाती पढ़ा है, ये एक घाती वाला है और एक अचर पद वाला है। लेकिन जनरल जब परिभाषा देंगे उस समय दो घात एक घात या अचर पद से मतलब नहीं होगा, उससे हम लोग जनरल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एक अचर पद को a0 लिखा है किताब में, इसलिए मैंने a0 लिखवा दिया। और a0 ही क्यों लिखा वो भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद 1 डिग्री का पद, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, ऐसे आपकी इच्छा पढ़ाते रहिए। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये बहुपद तो है, लेकिन आप इसकी जो बहुपद की पूरी परिभाषा पढ़ोगे तो उसमें उसकी डिग्री या घात भी बतानी होती है, तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए आपको कहीं जाके रुकना पड़ेगा। और जनरल डेफिनेशन में मान लीजिए मैंने इसको n में रोका, an x टू दी पावर n, तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो आपने ये an वैल्यू लिखी है ये वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने ये लिखा, मान लीजिए पहला वाला ही लिखा होता, अगर आप इस क्रम में लिखते सबसे पहले अचर पद, फिर एक घाती, फिर 2 घाती, और आप कहते नहीं आएगा और लिख देता हूँ मैं, तो 0x नहीं है तो 0 लिखवा दोगे, 0x की पावर 4। ऐसे तो आपकी जितनी मर्जी होगी वो लगाते रह जाओगे। तो आप तो इसको 2 घात का है, जबकि आप इसकी घात 3 घात 4 घात पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाओगे। इसलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी आपकी सबसे बड़ी घात आप कह रहे हो उसका गुणांक क्या हो, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये बात यहीं तक लिखा जाएगा, इससे आय को नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये रिजल्ट ऐसा लिखा होता 3 प्लस एक्स वर्ग, तब भी ये द्विघाती है। कैसे लिखा जाता, 3 प्लस 0x प्लस एक्स वर्ग। तो आप समझ गए होंगे इस तरह की बातें क्यों इस तरह से लिखा गया। तो पहले अचर पद लिखने की आदत डालिए, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, करते हुए मैंने कहाँ तक लिखा है, n डिग्री का। और यह n डिग्री का ही है। इसको समझाने के लिए आपको जो भी आपने n डिग्री के साथ गुणांक लिखा होगा आपको कहना पड़ेगा कि यह क्या है, शून्य नहीं है। बाकी a0, a1, a2, a3 ये कुछ भी हो सकते हैं। तो जहाँ a0, a1, a2, a3 ये क्या है, कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। उन वास्तविक संख्याओं में आप, वास्तविक संख्याएं अगर मैं कह रहा हूं तो आप उनको परिमेय संख्याएं सोचिए, परिमेय संख्याएं सोचिए, या फिर पूर्णांक सोचिए, या प्राकृतिक संख्याएं सोचिए, सब कवर हो जाती है उसके अंदर। तो मैंने r कह दिया, r क्या होती है आपकी वास्तविक संख्याएं। तो जो भी आपने a0, a1, a2 इस तरह से लिखे हुए हैं, an तक यह सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन an के बारे में कहना पड़ेगा वह 0 नहीं है। तो उम्मीद है आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। और ये मैंने x के रूप में लिखा है, इसका नाम क्या आ गया, f। ये बहुपद परिभाषित हो गया। फिर फलन को परिभाषित करने के लिए अगर मैं वास्तविक फलन के बारे में बात कर रहा हूं तो इधर क्या कहलाता है, उसका डोमेन प्रांत कहते हैं, और इधर क्या कहलाता है, कोडोमेन सह प्रांत। और इसी के उपसमुच्चय आपका क्या बनता है, परिसर बनता है। ठीक, प्रांत, सह प्रांत, और इसका कुछ उपसमुच्चय क्या बनता है, परिसर। हो सकता है या खुद ही परिसर बन जाए। तो जिस फलन का परिसर व प्रांत दोनों ही वास्तविक संख्याएं या उसके उपसमुच्चय होते हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं, वास्तविक फलन कहलाते हैं। ऐसी आपको परिभाषा बताई थी। यह एक वास्तविक फलन है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। अब एफ मैपिंग n to n लिख दिया तब भी वास्तविक फलन, क्योंकि वास्तविक संख्या या उसका उपसमुच्चय होना चाहिए। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो n डिग्री में तो नहीं समझा पाएंगे, इसलिए बुक में जो आपके लिखे हैं उन्हीं को समझा रहे हैं। तो मान लीजिए लिखा होता है fx इक्वल टू 1 डिग्री के लिए, तो x ये तो आपने पढ़ा है, नहीं है, एक्स वाला आइडेंटिटी फंक्शन, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया। आप ऐसे समझ लिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जैसे यहाँ लिख रहे थे अचर पद नहीं है तो 0, 1 डिग्री नहीं है तो 0x, 2 डिग्री वाला 1x स्क्वायर। तो ये एक द्विघाती बहुपद है। अब इसका ग्राफ समझते हैं। ग्राफ समझने के लिए 2-3 पॉइंटों को आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये x, y, अगर x की वैल्यू 0 दोगे तो y भी 0 आएगा, 1 दोगे 1, 2 दोगे तो 4, ऐसे ही आप माइनस में दोगे तो -2 में भी 4 आएगा, और -3 में 9 आएगा। -1 नहीं दिया, आप ट्राई कर लेना, -1 दोगे तो 1 ही आने वाला है। तो आप इसका ग्राफ देखेंगे, इधर की ओर को x और इधर की ओर को y लिखिए या fx लिखिए। तो ग्राफ किस तरह से बन जाएगा, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4, ये ऊपर चल जाएगा। ऐसे ही -1 अगर मैंने लिखा नहीं है, लिखता तो -1 पर 1, -2 पर 4 आता, ऐसे ही -3 पर 9 आता। तो आप स्मूथ हैंड से इसको ड्रॉ करोगे, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक,
तो ये आपका एक द्विघाती बहुपद का ग्राफ आप समझ जाइए किस तरह से होता है, नैरो शेप में इस तरह का। ठीक, तो ये दो घात का हुआ। ऐसी एक द्विघात वाला और है बुक में, उसको भी ले लेते हैं। अगर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा होता तब भी आप ग्राफ समझने के लिए फिर से x और y को देखिए। एक्स वाई, एक्स 0 1 रखने पर 1, 2 लिखने में 8 हो जाएगा, -1 देंगे तो -1 आएगा, -2 देने में -8 आएगा, -8 आएगा, क्योंकि -2 की पावर 3 है। विषम संख्या घात में होती है तो ऋणात्मक संख्या आएगी आपके पास। इसका ग्राफ और वैल्यू भी आप रख सकते हैं, फिलहाल मैंने 2-3 रखे समझाए हैं। तो 0 रखने पर 0, 1 रखने में 1, लेकिन -1 रखने में -1, 2 रखने में वहाँ 4 आया था, यहाँ देखिए, और बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाएगी 8 की वैल्यू, तो ये और ज़्यादा शार्प एज आ जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या चेंज आ जाएगी इसमें, जो समघात वाला था उसमें इधर पर y एक्सिस में धनात्मक था, लेकिन ऋणात्मक संख्या देने, x की ऋणात्मक संख्या देने पर या ऋणात्मक मान देने पर y का मान भी ऋणात्मक आया है जब आपने विषम संख्या ली है। तो ये इस तरह का करवा जाएगा। ठीक, जब भी ये x की घात 4, x की घात 6 ऐसे होंगे तो आप सोचिए कर्व इसी तरह का होगा, बस नैरो और होता रहेगा। जितनी घात बढ़ाते रहोगे y एक्सिस की ओर को मुड़ता रहेगा, और ऐसी विषम संख्याओं की घात बढ़ाते रहोगे वो भी क्या होता रहेगा, y एक्सिस की ओर को उतना ही ज्यादा शार्प होता रहेगा। तो ये दोनों इसलिए बनाए क्योंकि आपकी किताब में ये दोनों बने हुए हैं। इसको आप बाद में पढ़ेंगे। ये एक परवलय है जिसे इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं, और दूसरा ये ड्रॉ कर रखा है, इसका नाम होता है क्यूबिकल पैराबोला। तो आप समझ जाइए कि बहुपद क्या होते हैं करके। मेन चीज ग्राफ का समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका बहुपद को समझना। तो उम्मीद है आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। तो आप बहुपद समझने के लिए जो ये परिभाषा लिखी है इसको समझिए कि इसमें ये जो गुणांक हैं ये एक वास्तविक संख्याएं हैं, और जो भी आपकी घात जिसको आप परिभाषित करने जाओगे कि यह इस बहुपद की घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और दूसरी चीज जो उसका गुणांक है वह शून्येतर होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए उसको।